तो दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपके जूनियर सुपर टेट सिलेबस में भी पर्यावरण का टॉपिक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, रुधिर दाब, नब्ज, हृदय स्पंदन की दर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुधिर दाब। दोस्तों रुधिर दाब को नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई रुधिर समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगर आपसे पूछे भाई रुधिर परिसंचरण तंत्र की किसने खोज की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। अगर आपसे पूछे भाई रुधिर ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी ओ और इसके साथ साथ बी, ठीक है ना। यानी कि बात करें भाई 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। इसमें अगर आपसे पूछे कि भाई सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, तो याद रखिएगा ओ नेगेटिव रुधिर वर्ग जो है, यानी कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो उसे हम सर्वदाता रुधिर वर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ब्लड ग्रुप के रक्त को हर रुधिर वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है। अगर आपसे पूछे भाई सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, तो ए बी पॉजिटिव। क्यों ए बी पॉजिटिव? क्योंकि यह रुधिर वर्ग जो है ये सभी रुधिर वर्ग से अपना रक्त ले सकता है, लेकिन सभी को नहीं देख सकता, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण या फिर पौधों को सहारा प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों जल का अवशोषण की बात करें तो आपको पता है कि पौधों की जड़ जो है मिट्टी में जो जल होते हैं उनको अवशोषित करके पौधे की विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे देखेंगे तो पोषक तत्वों का अवशोषण, बिल्कुल पोषक तत्वों का अवशोषण जो जड़ों के द्वारा किया जाता है। पौधों को सहारा प्रदान करना, बिल्कुल ये बुनियाद है, पौधों की बुनियाद ही जड़ है, यही पूरे पौधे को सहारा प्रदान करते हैं पौधे को खड़ा रहने में। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल की वजह से होता है और ये सूर्य के प्रकाश की वजह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि पौधे की पत्तियों में कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम होता है। अगर आपसे पूछे कि भाई पौधों की जड़ों का कार्य कौन सा नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। दोस्तों हमारे जो पाचन तंत्र है, उन पाचन तंत्र में जो छोटी आंत है यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसे हम ई कोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कोलाई कहते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणु विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं और ये विटामिन B12 हमारे भोजन में पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि हमारी छोटी आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, गेहूं के खेत, धान के खेत, कपास के खेत या फिर मूंगफली के खेत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान के खेत। दोस्तों मीथेन गैस जो है, अगर हम बात करें जो CNG गैस होती है यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस जो होती है, उसमें मीथेन गैस होती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जानवर जब बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। अगर उनके मुंह में कुछ ना भी हो तब भी वो चबाते रहते हैं। रियल में वो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं और उस जुगाली के द्वारा क्या होता है? उनसे मीथेन उत्पन्न होता है। तो अगर आपसे पूछे कि जानवरों की जुगाली से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो भी मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अगर आपसे पूछे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। अगर आपसे पूछे धान के खेत में कौन सा गैस उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा वो होता है मीथेन गैस। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, लगातार उपयोग से,
संवातन की कमी से, धूल जम जाने से या फिर सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। दोस्तों जैसे कि हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में पूरा शरीर किससे बना है? प्रोटीन से बना है। हमारा पूरा का पूरा शरीर प्रोटीन से बना है। लेकिन अगर हम एक पौधे की बात करें तो पौधे में जो है वो पूरा पौधा जो है वो सेलुलोज से बना है। कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्लड में जो भी है, चाहे हड्डियाँ हो, चाहे हमारे बॉडी में ब्लड हो, चाहे हमारी मांस हो, जो भी है सब प्रोटीन है। लेकिन पौधों में उसी तरह पौधों में क्या होता है? पौधे का पूरा शरीर सेलुलोज से बना होता है और इसी पौधे के द्वारा जो है वो किताबें बनाई जाती है। और बहुत दिनों बाद देखेंगे कि जो किताबें होती है उसका रंग जो थोड़ा भूरा हो जाता है, ठीक है ना। उनके कागज़ जो होते हैं वो भूरे कलर के हो जाते हैं। रियल में उन कागज़ में, यानी कि वो कागज़ सेलुलोज से बने हैं और उन सेलुलोज में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिस वजह से वो कागज़ का रंग जो है वो भूरा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या फिर वायु में कण। दोस्तों डेसिबल का यूज़ वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर आपसे पूछे भाई ध्वनि प्रदूषण जो है वो अगर बात करें किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है मानव के लिए हानिकारक होती है, तो याद रखिएगा 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है वो मानव के लिए हानिकारक होती है। 95 डेसिबल पर इंसान बहरा भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो वो भी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए समझ लेते हैं दोस्तों। हमें पता है कि हमारे भारत में 9 राज्यों की सीमा जो है वो तटीय राज्यों से, तटीय सीमा से लगते हैं। जैसे तटीय सीमा किसे कहा जाता है? जो समुद्री सीमा है उसे हम तटीय सीमा कहते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ जितना भी है वो सब क्या है भाई? समुंदर है, ठीक है ना। कहने का मतलब नीचे देखेंगे तो नीचे आपको हिंद महासागर मिलेगा, पश्चिम की तरफ आपको अरब सागर मिलेगा, पूरब की तरफ क्या मिलेगा आपको? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले गुजरात, फिर मिलेगा आपको क्या तटीय सीमा में? तो वो मिलेगा आपको गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। यानी कि टोटल 9 राज्यों की सीमा जो है वो तटीय सीमा से लगती है। लेकिन यहाँ पर आपका जो राजस्थान है वो राजस्थान तटीय सीमा से नहीं लगता है, क्योंकि इस साइड में पड़ जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो कि एक स्थलीय सीमा है। तो राजस्थान की सीमा जो है वो तटीय सीमा से नहीं लगता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में या फिर वस्तु की पहचान करने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, ठीक है ना। दोस्तों जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग वस्तु की आयु या फिर जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। और अगर आपसे पूछे भाई वार्षिक वलय के द्वारा क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा पौधों की आयु अगर आपको ज्ञात करना हो तो वार्षिक वलय के आधार पर किया जाता है। यानी कि अगर आप पौधे को काटेंगे, बहुत मोटा पौधा होगा, बहुत मोटा पेड़ होगा, तो काटेंगे तो उसके काटने पर आपको उसके बीच में कुछ इस तरीके से कुछ रिंग्स दिखाई देंगे। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है वार्षिक वलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन आपके सामने है, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी या फिर कर्नाटक कथक। दोस्तों यहाँ पर आपको कौन से राज्य का लोक नृत्य कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा का जो लोक नृत्य है वो ओडिसी है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाता है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करूँ तो तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम है। लावणी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, यानी कि ये जोड़ा गलत है, यानी कि ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो यक्षगान है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन 4 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि ऑप्शन पहले की अगर बात करें तो असम का लोक नृत्य बिहू है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए या फिर हंगुल के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सींग वाले गेंडे के लिए। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और इसमें एक सींग वाले गेंडे सबसे अधिक पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछे एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखेंगे केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक तितलियाँ कहाँ पाई जाती है, तो बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे अधिक जो है वो एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे अधिक जो है वो एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गिर गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ऑप्शन आपके सामने है, अरावली हिल्स, खासी हिल्स की पहाड़ियाँ, हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के 4 हॉटस्पॉट है। कौन कौन से हैं? एक है पूर्वी हिमालय, एक है पश्चिमी घाट, एक है इंडो बर्मा क्षेत्र और एक है सूडालैंड। भारत के 4 हॉटस्पॉट हैं। तो अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, नॉर्मन मेयर्स ने किया था। किसने किया था? नॉर्मन मेयर्स ने सबसे पहली बार हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। अब बात यह आती है कि हॉटस्पॉट होते क्या है। दोस्तों, हॉटस्पॉट क्या होते हैं कि इसके लिए कई सारी कंडीशंस होती है, आपको वो रूल सारे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मेनली अगर आपको साधारण भाषा में समझाया जाए तो याद रखिएगा कि ऐसी जगह जहाँ पे कुछ स्थानबद्ध जातियाँ पाई जाती है। कहने का मतलब, जैसे कि अगर हम बात करें कस्तूरी मृग की, यानी कि कस्तूरी मृग जो होते हैं, जो हिरन होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह कोई कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ प्रजातियाँ कुछ खास तौर पे पाई जाती है जो बाकी इलाकों में नहीं पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या फिर 22 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर। दोस्तों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल की बात करें तो उस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ओजोन परत जो है वो किस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि भाई ओजोन पर प्रतिबंध लगाने की ओजोन के रक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया था, तो याद रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन से संबंधित है, ओजोन संरक्षण के लिए संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। दोस्तों, बेल्ड घास के मैदान जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में ही है। अगर आपसे पूछे भाई सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी का मरुस्थल जो कि चीन में है। अगर आपसे पूछे भाई कौन से महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसार का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, विंडनाउ गर्त, मेरियाना गर्त, चैलेंजर गर्त या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरियाना गर्त। दोस्तों, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, ये सबसे गहरी खाई है, यानी कि सबसे गहरा गर्त है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है। अगर आपसे पूछा जाए अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो प्लूटोरी का गर्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो जावा गर्त या सुंडा गर्त है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति या फिर वित्तीय आपात स्थिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक आपात स्थिति। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारतीय संविधान में जो आपातकाल की व्यवस्था दी गई है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में दी गई है। किसमें? भाग 18 में दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो आपातकाल की जो व्यवस्था है ये किस देश से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। याद रखिएगा, जर्मनी से लिया गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। एक अनुच्छेद 352,
एक अनुच्छेद 356 और एक अनुच्छेद 360। इसमें अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। इसमें जो अनुच्छेद 352 है, इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लागू हो चुके हैं। कब लागू? 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, साथ ही साथ 1975 में आंतरिक असंतोष के समय। तो आंतरिक असंतोष जो है वो सिर्फ 1975 में लगा है, यानी कि सिर्फ एक बार हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार की आपात स्थिति केवल एक बार लागू की गई, तो आंतरिक आपात स्थिति 1975, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, वर्ष 1951, वर्ष 1947, वर्ष 1950 या फिर वर्ष 1956। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1956। दोस्तों, वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगर आपसे पूछे भाई राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। और राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत की भाषा हिंदी जो है, भारत की जो राजभाषा हिंदी है, इसको कब अपनाया गया था, तो याद रखेंगे कि भाई 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर VN राव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य मेरा ये है कि आपका एक और क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और बोला जाए कि भाई भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो BN राव। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत, नेपाल, भूटान या फिर चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप करंट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पढ़ते थे भाई 8,848 मीटर, लेकिन अब ये हो गया है 8,848.86 मीटर, क्योंकि 2020 में आंकड़ों के अनुसार वैज्ञानिकों का कहना है कि भाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो बड़ी है। कितनी बड़ी है? तो 86 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है वो बड़ी है। इसीलिए अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद करिएगा कि भाई 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? ऑप्शन आपके सामने, हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद या फिर वाराणसी। दोस्तों, आपको पता है कि कुंभ का मेला 12 वर्षों बाद लगता है, अर्ध कुंभ का मेला 6 वर्षों बाद लगता है, साथ ही साथ 4 स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। इनमें से किस स्थान पर कुंभ का मेला नहीं लगता है, आपको बताना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हम फिर से लौटेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए